हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर स्टारकिड। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। एज वी ऑल नो कि हमने सीटेट साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो अभी अगस्त में सीटेट का एग्जाम हुआ था साइंस का, उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको जरूर हेल्प करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। कि इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जहां पर जो राइस है, जो सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस होता है या राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो फर्स्ट इज इंडोनेशिया, सेकेंड इज बांग्लादेश, थर्ड इज इंडिया, फोर्थ इज चाइना। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज चाइना। चाइना एक ऐसी कंट्री है, चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री जो राइस को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है। और आफ्टर दैट जो सेकेंड नंबर पे आता है वो कौन आता है, दैट इज इंडिया। सेकेंड नंबर पे कौन आता है, इंडिया। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी कि चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। फॉलोइंग चाइना इंडिया कौन से रैंक पे आता है, सेकेंड रैंक पे आता है, जहां पर राइस का कंजप्शन सेम पीरियड पे क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन कौन से नंबर पे आता है इंडिया, सेकेंड नंबर पे। तो राइस सबसे ज्यादा प्रेफर्ड की जाती है इंडिया में। राइस एक ऐसी क्रॉप है जो सबसे ज्यादा पसंदीदा कह सकते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा राइस को हम पसंद करते हैं। आफ्टर दैट राइस क्रॉप से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस कम आउट फ्रॉम द राइस क्रॉप। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी गैस निकलती है राइस क्रॉप से, तो दैट इज मीथेन गैस। वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट करेक्ट। कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बायोस्फीयर रिजर्व के रिगार्डिंग सही नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ है 12 जैन 2023 में, ये क्वेश्चन आपका आया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है, दे हैव नो फिक्स बाउंड्री। क्या उनकी जो बाउंड्री है वो फिक्स नहीं होती है। तो जो उनकी बाउंड्रीज जो होती है बायोस्फीयर रिजर्व की, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो इस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नॉट करेक्ट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ऑफ खरीफ सीजन। कि इनमें से कौन सी क्रॉप ऐसी है जिसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। एज वी ऑल नो कि जो क्रॉप्स होती हैं, एक होती है रबी क्रॉप्स और दूसरी होती है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स और सेकंड इज रबी क्रॉप्स। ठीक है, जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो जनरली कब ग्रो होती हैं, ये होती है ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन, और रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है इंडिया में, वो होता है जून टू सितंबर। जून टू सितंबर। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पैडी, मेज, कॉटन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये जो एग्जाम्पल हैं ये हैं खरीफ क्रॉप्स के। अगर बात करें रबी क्रॉप्स की, तो जो रबी क्रॉप्स है ये ग्रो कब होती है, होती है ड्यूरिंग विंटर सीजन में। ग्रो इन विंटर सीजन। अगर मंथ की बात करें दैट इज अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च। और इनके एग्जाम्पल जैसे वीट हो गया, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हुए, रबी क्रॉप्स के। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है सोयाबीन, लिनसीड, मस्टर्ड और लेंटिल। तो जो सोयाबीन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। की सोयाबीन क्या है, खरीफ क्रॉप से। लिनसीड ये कैसी क्रॉप है, रबी क्रॉप है। मस्टर्ड और लेंटिल, तो ये तीनों ऑप्शन तो हो गए इनकरेक्ट। तो इस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये आया हुआ है आपका 11 जैन में 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट
फर्टिलाइजर्स के रिगार्डिंग सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर इज नॉट करेक्ट। तो उसके लिए आपको फर्टिलाइजर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो वो पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट गिवन है दे आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो यस, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। तो उस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो यस, ये भी सही है। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कि ये दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें फर्टिलाइजर्स की, तो ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इस केस में जो आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होता है, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, बट मैन्योर क्या होता है, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कैसे प्रिपेयर होता है, तो बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। ठीक है, आता है सेकंड जो है, ये फैक्ट्रीज वगैरह में प्रिपेयर्ड होता है, बट जो मैन्योर्स है वो कहाँ प्रिपेयर्ड होते हैं, वो फील्ड्स वगैरह में प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये अभी हमने देखा भी था। तो फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट जो मैन्यूर होते हैं दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, कि ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, जैसे इनके अंदर नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम सबसे ज्यादा अमाउंट में होते हैं, इनके अंदर कम होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये याद होनी चाहिए, इनकी डिफरेंस भी पता होनी चाहिए और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होनी चाहिए। उस केस में अगर आपको 4 ऑप्शन गिवन है तो आप इजीली ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम मैन्योर की एडवांटेज भी देख लेते हैं। अब हमने देखा था कि जो फर्टिलाइजर है वो क्या है, दैट इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, बट मैन्योर क्या होता है, दैट इज अ ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे हम बेटर कंसिडर करते हैं फर्टिलाइजर से। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये सॉइल को पोरस बनाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होती है, गैसेस वो बहुत इजीली हो पाती है। आफ्टर दैट इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स के नंबर्स को भी कौन इंक्रीज करता है, मैन्योर। और इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये सॉइल के टेक्सचर को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये थे किसके, मैन्योर के एडवांटेज। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ रबी क्रॉप्स। ठीक, इनमें से कौन सा पेयर है जो रबी क्रॉप्स का है। अभी हमने खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स डिस्कस किए थे। तो रबी क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं जो कब ग्रो होती है, ड्यूरिंग अ विंटर सीजन, यानी कि अक्टूबर से मार्च में। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वीट एंड मस्टर्ड, तो वीट और मस्टर्ड किसके एग्जाम्पल है, दोनों ही। जो वीट है वो किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल किसका है, ये रबी क्रॉप्स का। और जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड भी किसका एग्जाम्पल है, रबी क्रॉप्स का। तो उस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर बाकी ऑप्शन देखिए, जो पैडी है किसका एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप्स का। सेम पैडी किसका एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप्स का। और मेज भी किसका एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप का। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 is read the following paragraph and select the option which would correctly fill in the blanks in the given order। एक पैराग्राफ गिवन है तो उसमें fill in the blanks बेसिकली ये ऑप्शंस कौन से साइड बैठेंगे वो करना है। आफ्टर दैट जो पैराग्राफ है वो है डिस्पाइट द डाइवर्सिटी इन क्रॉप इन इंडिया, कि हमारे देश में क्या पाई जाती है, क्रॉप्स की अलग अलग वेराइटीज होती हैं। टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई, कि जो हम दो ब्रॉड क्रॉपिंग है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो कौन कौन सी है, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप। ठीक है, द क्रॉप्स विच आर शोन अराउंड जून एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आर कॉल्ड। ठीक है, कि जो फसलें जून के आसपास बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर के मंथ में उनकी कटाई होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो हमने दो पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो रबी क्रॉप्स और दूसरी खरीफ क्रॉप। तो जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो जनरली कब ग्रो करते हैं, रेनी सीजन। और रेनी सीजन इंडिया में कब स्टार्ट होता है, तो वो होता है जून टू
सितंबर। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा दैट इज खरीफ क्रॉप। अब पूछा है कि दो एग्जांपल्स भी बताने हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज खरीफ, तो खरीफ तो सही है। जो ऑप्शन में साथ में एग्जांपल गिवन है दैट इज व्हीट और मस्टर्ड। तो एज वी ऑल नो जो व्हीट और मस्टर्ड है ये किसके एग्जांपल है, ये रबी क्रॉप्स के एग्जांपल है। तो उस केस में फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है रबी एंड सोयाबीन और ग्राउंडनट, तो रबी तो उसका एग्जांपल है ही नहीं क्वेश्चन में, तो ये भी इनकरेक्ट। थर्ड इज खरीफ, मेज और सोयाबीन, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कॉम्पिलेशन ऑफ डेटा ऑन पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज इज, कि लुप्त प्राय प्रजातियों की जनसंख्या की स्थिति पर आंकड़ों का संकलन क्या है। तो दैट इज जो इनकी हम पॉपुलेशन की जो स्टेटस है वो हम कौन से बुक के अंदर रखते हैं, रेड डेटा बुक। तो फर्स्ट इज ग्रीन डेटा इनकरेक्ट, ब्राउन डेटा इनकरेक्ट, रेड डेटा बुक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 8 is read the following paragraph, select the option which would correctly fill in the blanks in the given order। फिर से सेम क्वेश्चंस बट थोड़ा सा अपोजिट है, और ये कब आया हुआ है, ये आया हुआ है 10 जन 2023 में। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब देखते हैं क्या चेंजेस है। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स इन इंडिया, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। द क्रॉप विच आर शोन अराउंड मिड नवंबर, कब बोई जाती है, मिड नवंबर में, यानी कि किसकी बात हो रही है, विंटर सीजन की। तो विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप्स आती हैं, कौन सी क्रॉप्स बोई जाती है, रबी क्रॉप्स। और हार्वेस्ट कब कटाई होती है उनकी, अप्रैल और मई में। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रबी क्रॉप्स। और दो एग्जांपल, तो लेट्स सी ऑप्शन। तो रबी क्रॉप्स और व्हीट और मस्टर्ड ही क्या हो गए, दोनों क्या है, रबी क्रॉप्स। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज आइडेंटिफाई द सेट ऑफ खरीफ क्रॉप्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इस क्रॉप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। तो फिर से पूछा है कि इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है, तो फर्स्ट इज पैडी, तो पैडी तो एग्जाम्पल खरीफ क्रॉप का सही है। कॉटन, कॉटन भी किसका एग्जाम्पल होता है, खरीफ क्रॉप्स का। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट भी किसका एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप का। तो उस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जो मस्टर्ड, मेज, पी, ये सब किस, इसमें कौन सी रबी क्रॉप्स आ गए, इसमें भी रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स है, और इसमें भी रबी क्रॉप्स के एग्जांपल है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा खरीफ क्रॉप इज द, जो इसके पैडी, कॉटन, ग्राउंडनट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ खरीफ क्रॉप्स। फिर से एक बार फिर से क्वेश्चन, और आया है 7 जन 2022 में। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है व्हीट और मस्टर्ड दैट इज द करेक्ट आंसर। यही दोनों किसके एग्जांपल हैं, यही किसके एग्जांपल हैं, खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्टिविटीज विच आर प्रैक्टिस टू एनरिच और रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स आर, कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज को हम सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉप रोटेशन, डीप प्लगिंग, एडिंग मैन्योर्स। दूसरा है क्रॉप रोटेशन, एडिंग मैन्योर, एडिंग फर्टिलाइजर। तीसरा है एडिंग मैन्योर, एडिंग फर्टिलाइजर, इरिगेशन, एडिंग मैन्योर, क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन। तो इरिगेशन तो नहीं है, तो ये दोनों तो हो गए आपके इनकरेक्ट। अब देखते हैं डीप प्लगिंग भी नहीं है, तो उस केस में बचता है सेकेंड ऑप्शन, क्रॉप रोटेशन, एडिंग मैन्योर और एडिंग फर्टिलाइजर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most suitable method of irrigation for areas having low rainfall and very strong wind is, कि इनमें से कौन सा suitable methods है जो हम एरियाज में जहां पर लो रेनफॉल है वहां पर इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, और जो विंड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वहां के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो वो करते हैं ड्रीप इरिगेशन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, की ड्रीप इरिगेशन एक सुटेबल मेथड है इरिगेशन का उन एरियाज के लिए जहां पे रेनफॉल कम होता है और जो विंड्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं इरिगेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जब हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, वाटरिंग करते हैं रेगुलर इंटरवल या एक टाइम पीरियड पे। ठीक है, अब ड्रीप इरिगेशन अभी देखा था सुटेबल मेथड है उन एरियाज के लिए जहां पर रेनफॉल क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है।
तो ड्रिप इरिगेशन को और क्या कहते हैं हम, दैट इज नोन एज ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम। क्या कहते हैं, ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो वाटर जो फॉल होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, जो जो रूट्स होती हैं उनके अंदर भी क्या करता है, स्मॉल ओपनिंग्स के थ्रू एंटर करता है, जिन्हें हम कहते हैं ड्रिपर्स और एमीटर्स, हर एक रेगुलर इंटरवल्स पे इस सिस्टम में। ठीक है, तो जिसके वजह से इसके अंदर वाटर ज्यादा वेस्ट भी नहीं होता है, और ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स है जब हम फ्रूट ट्रीज, गार्डन्स और अदर प्लांट्स को क्या करते हैं, वाटरिंग देते हैं। इट इज अ बोन इन एरियाज वेयर देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर। ये उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहां पर क्या पाई जाती है, पानी की कमी। तो दैट इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट इज इट रेफर टू द ओनली द फना फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो एज वी ऑल नो कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर दोनों पाए जाते हैं, फ्लोरा भी और फना भी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट। दूसरा देखते हैं, it refer to the total number of individual of a particular species found in a given area। कि इसमें क्या होता है, यह किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष प्रजाति के प्राणियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। बट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड देखते हैं, इट रेफर टू द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज। ये तो बात सही है कि उसके अंदर अलग अलग तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं, फ्लोरा भी और फना भी, जैसे अभी हमने कहा था, तो उसके अकॉर्डिंग सी तो सही है। इट इज मैक्सिमम इन फॉरेस्ट। यहाँ पे जो वन है वो सबसे अधिक होते हैं, मतलब सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो इट इज मैक्सिमम इन फॉरेस्ट। तो उस केस में सी और डी क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिमूव द वीड्स। वीड्स को निकालने के लिए इनमें से सबसे सही मेथड कौन सा है। तो वीड्स क्या होते हैं, जब अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो क्रॉप के साथ साथ उसके अंदर वहां ग्रो करते हैं, तो उन्हें रिमूव करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है। तो फर्स्ट इज मैन्युअली अपरूट द वीड्स, कि हम क्या करें, हाथों से उन्हें वीड्स को क्या करें, निकाल दे। तो सबसे बेस्ट मेथड यही होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कि इनमें से कौन सा ऑप्शन एक से अलग है, डिफोरेस्टेशन, डिसर्टिफिकेशन, इरोजन और कंजर्वेशन। तो इसमें जो अलग है दैट इज कंजर्वेशन, जो डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर्ड टू एज। तो उन्हें हम कौन सी स्पीसीज कहते हैं, दैट इज नोन एज एंडेमिक स्पीसीज। दैट इज नोन एज एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, एंडेमिक स्पीसीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्रॉप न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन फर्टिलाइजर। तो वो कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये हमने सबसे पहले देखा था और आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, NPK, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो लेट्स सी, नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन इनकरेक्ट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन भी आपका 2015 में आया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इट रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया। कि यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीसीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। दूसरा ऑप्शन है, इट रेफर टू ओनली द फ्लोरा एंड फना ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इन अ गिवन एरिया। कि सिर्फ उस पर्टिकुलर स्पीसीज, जो पर्टिकुलर एरिया, गिवन एरिया है, उसमें सिर्फ कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज ही पाई जाती हैं, जैसे फ्लोरा और फना। बात हो रही है किसकी, बायोडाइवर्सिटी की। जो थर्ड है, इट रेफर टू द वेरियस स्पीसीज, की उसमें बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं, फ्लोरा एंड फना प्रेजेंट इन एन एरिया। इट इज एन आर्टिफिशियली प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एनिमल्स। कि ये क्या है, एनिमल्स के लिए आर्टिफिशियली प्रोटेक्टेड एरिया है। तो पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो जो इसका सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो जो फोर्थ में आपका फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 इज द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट आर। कि एटमोस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं जो क्या कॉज करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वो कौन कौन सी है, फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है बट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दैट इज इनकरेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। मीथेन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द करेक्ट आंसर, जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज कोजिंग एन इंक्रीज इन द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इज मेनली ड्यू टू, कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो बढ़ता है वो किस केसेस की वजह से होता है, तो वो होता है किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। तो ऑक्सीजन इनकरेक्ट, नाइट्रोजन इनकरेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयल पीएच रिक्वायर्ड फॉर मेज कल्टीवेशन, की सोयल की पीएच कितनी होगी किसके लिए, मेज कल्टीवेशन के लिए, तो दैट इज 5.5 टू 7.5, ये आपको याद करनी होगी। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 इज विच इंडियन स्टेट इज द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन क्रॉप, की कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया में जहां पर कॉटन क्रॉप सबसे ज्यादा होती है, तो दैट इज गुजरात, दैट इज गुजरात, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द खरीफ सीजन इन इंडिया लार्जली कंसाइड्स विद द, तो दैट इज साउथ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर नॉर्थ वेस्ट मानसून, तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द साउथ वेस्ट मानसून, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया है कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन द क्रॉप प्लांट, कि इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो किसके बारे में है, अफेक्ट ऑफ वीट की, वीड्स का क्या अफेक्ट होता है क्रॉप प्लांट्स पे, तो दे हेल्प क्रॉप प्लांट टू ग्रो हेल्थी, कि वो क्या करती हैं क्रॉप प्लांट्स को हेल्दी ग्रो करने में हेल्प करती है, तो दैट इज इनकरेक्ट। दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, तो हाँ वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे इंटरफेयर करती हैं, तो जो बी है वो सही है। दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, क्या वो प्लांट की ग्रोथ पर भी अफेक्ट डालती हैं, तो ये भी सही है। दे कॉम्पीट विथ क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट, तो जो इसका बी सी डी तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट एंडेमिक स्पीसीज, की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है, एंडेमिक स्पीसीज, तो एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो एक स्पेसिफिक हैबिटेट में पाई जाती हैं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, दैट इज इनकरेक्ट। दे आर फाउंड ओनली, सिर्फ जूस और बॉटेनिकल गार्डन में पाई जाती है, तो ये भी नहीं है। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक हैबिटेट, यही हमने कहा था कि जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर हैबिटेट में पाई जाती हैं, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट से, जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।